तो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें हमारा नया चैप्टर चालू करना है। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। सबसे पहले हमने मोशन पढ़ा, फिर हमने फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन पढ़ा और फिर हमने ग्रेविटेशन पढ़ा। तो तीनों चैप्टर कंप्लीट तो हो गए। अब ये नया चैप्टर किस एस्पेक्ट को लेके आता है या फिर हमने इस नए चैप्टर में कौन सी एस्पेक्ट कवर अप करेंगे। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी, पावर और हमें देखना है कि ये तीनों चीजें क्या-क्या होती है। अब ये चैप्टर का हेडलाइन या फिर हेडिंग समझ में आ रही है कि ये चैप्टर 3 चीजों में डिवाइडेड है। पहली है वर्क, फिर है एनर्जी और फिर है पावर। ठीक है, तो ये वर्क, एनर्जी और पावर अलग अलग है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपस में सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अब आगे चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन के बाद में सारी चीजें पढ़ेंगे कि हर एक चीज क्या क्या होती है, लेकिन ये चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। और ये चीजें पिछले वाले चैप्टर में से ही आई है, जो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर हमने पढ़ा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में एक मेजर क्वांटिटी फोर्स, मोमेंटम, है ना। फिर हमने पढ़ा ग्रेविटेशन में भी एक तरीके का फोर्स ही पढ़ा। तो ये सारी क्वांटिटीज का मिश्रण या फिर ये सारी क्वांटिटीज को मिला के एक और चीज बनाते हैं हम इनमें, वर्क, एनर्जी, पावर में, है ना। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं या फिर चालू करते हैं वर्क, एनर्जी, पावर का पहला टॉपिक, दैट इज वर्क। और वर्क होता क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी निकाल लो। एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जो कि हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, क्लास 9। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में वर्क, कि वर्क होता क्या। देखो, वर्क को मैं हिंदी में बोलूँ तो काम होता है ना। वर्क को मैं हिंदी में बोलूँ तो काम होता है। अब साइंटिफिक लैंग्वेजेस में हमने अभी तक काम को किस चीजों से रिलेट किया या फिर काम को क्या बोला है ना। काम को क्या बोला है कि कोई बॉडी कुछ कर रही है, कुछ काम कर रही है, तो वो किस चीजों में बोला है। उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अभी तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ा है हमने, है ना। तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हमने अभी तक साइंटिफिक मेथड्स में या फिर इस फिजिक्स में क्लास 9 की वर्क को या फिर काम को किस चीज से रिलेट करके देखा है। एक्सेलरेशन से, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट से, चेंज इन पोजीशन से, और या फिर फोर्सेस से, या फिर फोर्स अप्लाई करो तो पोजीशन चेंज होती है। तो इन चीजों को हमने रिलेट करके देखा है ना। तो काम को या फिर वर्क को हमने इन सारी चीजों से रिलेट करके देखा, तो इनका रिलेशन इससे हमें निकालना पड़ेगा। भाई फॉर्मूला भी तो जनरेट करना पड़ेगा ना। तो वर्क का रिलेशन इन सब से है, लेकिन हम इसका फॉर्मूला डिड्यूस कैसे करें या फिर इस फॉर्मूला को निकाले कैसे, है ना। तो सबसे पहले देखो, एक स्केमेटिक या फिर एक नॉर्मल हम डायग्राम बनाते हैं या फिर एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, जो भी हमने पिछले चैप्टर्स में से करा है ना। तो वर्क को तो सबसे पहले हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। वैल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू की फॉर्म में निकालेंगे। लेकिन देखो, मान लो मेरे पास में एक ब्लॉक है या फिर एक कोई भी बॉडी है ना, जो है बॉडी ए, ठीक है, जिसका मास है m, ठीक है, जिसका मास है m। और मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, है ना। मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, मैंने अभी तक पिछले चैप्टर में तो यही किया है ना, ये सारी चीजें कर रहा हूं। तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, है ना। मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया और इसकी पोजीशन चेंज हो गई। मान लो थोड़ी देर बाद में, मान लो टी टाइम में ये आ गई कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे आ गई और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ एस थी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, एस, ठीक है। मास तो सेम है और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। और फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी एक्सेलरेट होगी, है ना। भले नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, भले पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, भले इधर इसकी वेलोसिटी u होगी, इधर वेलोसिटी v होगी, भले u की वैल्यू कुछ और है, v की वैल्यू कुछ और है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव, उससे मुझे अभी कोई लेना देना नहीं। मैं एक बेसिक एस्पेक्ट निकाल रहा हूँ वर्क का फॉर्मूला निकालने, है ना। तो मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया इस m मास के ऊपर, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट हुई, भले ही नेगेटिव भले ही पॉजिटिव, और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी s, ठीक है। और अगर मैं एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट के, है ना। अब आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो मैं आपको पता चल रहा होगा कि मैं फॉर्मूला की तरफ निकल रहा हूँ, है ना। लेकिन देखो ध्यान से,
तो मैंने क्या किया कि इसके ऊपर कुछ काम किया, है ना? मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया। आप मान लो आपको कोई टीचर होमवर्क भी देता है, तो काम करने के लिए देता है तो बोलता है कि मान लो 4 पेज लिख के आओ, 5 पेज लिख के आओ, है ना? 4 पेज लिख के आओ या फिर 5 पेज लिख के आओ। तो आपने कितना काम किया, इस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आपने कितना जल्दी-जल्दी लिखा या फिर उस पेन के ऊपर कितना फ़ोर्स लगाया या फिर उस पेन मतलब अपने ऊपर कितना फ़ोर्स लगाया उस काम को करने में या फिर उस 4 पेज आपने कितने किए मतलब आपने कितने पेज किए, है ना? तो वो किस-किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना चले, है ना? आप कितना चले, यहाँ तक आई बात समझ में? आप कितना चले और आपने कितना फ़ोर्स लगाया। वर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपका काम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना फ़ोर्स लगाया वो चीज़ करने में और आपने उस फ़ोर्स को लगाने के बाद में कितनी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर ली, है ना? कितनी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर ली। तो वर्क किसके प्रोपोर्शनल है? एक तो फोर्स के, जितना ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊँगा उतना ज़्यादा मैं काम करूँगा। यहाँ तक तो मैं बेसिक कॉमन सेंस से ही बता सकता हूँ ना कि मैं जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊँगा उतना ज़्यादा काम करूँगा या फिर मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा उतना ही मेरे ऊपर फोर्स लगेगा। यहाँ तक तो आई बात समझ में मुझे, है ना? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वर्क फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, है ना? अब ये सारी चीजें, ये मास के, एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी के, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब मैं किसके बीच में रिलेशन निकालूं? सबसे पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालता हूं, उसके बाद में मैं इनकी बात करता हूं, है ना? तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा वर्क होगा, है ना? या फिर जितना ज्यादा मैं वर्क करूंगा उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना? भाई मैं जितना ज्यादा काम करूँ उतना ही तो पेज भर पाऊंगा ना। तो देखो, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा वर्क, तो और जितना कम डिस्प्लेसमेंट उतना कम वर्क, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मान लो मैं W इज प्रोपोर्शनल टू F एंड W इज प्रोपोर्शनल टू S, तो मैं W को दोनों को मिलाऊं तो क्या आया? FS। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, इक्वल टू आता है ना? और इधर K आता है तो K की वैल्यू 1 ले लेते हैं मान लो, और किसी पे डिपेंडेंस है नहीं, है ना? तो ये क्या आया? F इंटू एस, मतलब W कितना है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू, ठीक है, वर्क डन किसके इक्वल है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। तो यहां से मेरे पास में एक वर्क डन का स्केमेटिक या फिर एक बेसिक फॉर्मूला जनरेट हुआ। अब मैं इस टाइम की फॉर्म में, मैं एक्सेलरेशन की फॉर्म में, मैं इस इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की फॉर्म में क्यों नहीं निकाला, ये ध्यान से सुनो। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया, मास भी आ गया इस फॉर्मूला के अंदर, इस डिस्प्लेसमेंट को हटा दो तो, है ना? तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी आ गया, और एक्सेलरेशन में भी v माइनस यू अपॉन टी होता है ना एक्सेलरेशन, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम भी जुड़ गया। तो इसलिए मैं इस फोर्स में ये जो वैल्यूज थी ना, ये वैल्यूज सारी आ गई, ये वैल्यूज सारी आ गई इसके अंदर। तो मेरे पास में फोर्स में सारी वैल्यूज आ गई, फोर्स में सब इंक्लूड हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट बचाना तो इसको डिस्प्लेसमेंट को अलग से लिखना पड़ा, है ना? बाकी और अलग से भी मैं लिख सकता था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनकी फॉर्म में, लेकिन फोर्स में और ऑलरेडी इंक्लूड हो गया ना, तो मैं क्यों लिखूं, है ना? इस वजह से फोर्स की वैल्यू आई और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई। यहां तक आई बात समझ में कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला आया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब कि मैंने जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और वो यहां से यहां पे चली गई, तो मैंने कुछ वर्क किया, वो डिपेंड करता है कि मैंने उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, और वो डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्प्लेस हो गई अपनी इनिशियल पोजीशन से, है ना? यहां तक आई बात समझ में? तो मान लो मैं इसको यहां से यहां तक लेके गया, मैं इसको यहां से ऐसे भी तो लेके जा सकता ना, पॉइंट सेम है, पॉइंट यहां से यहां पे लेके जाना है ना? और मैं इसको यहां से यहां पे लेके गया, मैं इसको ऐसे घुमा घुमा के ऐसे लेके गया, है ना? ऐसे लेके गया। तो मेरा वर्क किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर मेरा क्या वर्क मेरा चेंज होगा इधर से जाने में, इधर से जाने में, या फिर इधर से जाने में? क्या मेरा वर्क डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा पाथ चूज करता हूँ, है ना? मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना? एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि क्या मेरा वर्क डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा पाथ चूज करता हूँ। क्या मेरा वर्क डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा पाथ चूज करता हूँ? ये वाला चूज किया, ये वाला चूज किया, ये वाला चूज किया। तो मान लो आप जो भी स्टेट में रहते हो या फिर कहाँ जहाँ पे भी रहते हो, तो मान लो मैं इंडिया का एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं पहले तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी गया, है ना? नॉर्थ से साउथ एकदम स्ट्रेट लाइन में गया, है ना? फिर मैं क्या गया, मेरा गोल क्या है? जम्मू कश्मीर से, इधर लिख देता हूँ मैं, है ना? जम्मू कश्मीर से
कहाँ जाना? कन्याकुमारी। यहाँ तक आई बात समझ में? मेरा अल्टीमेट गोल, मेरा वर्क क्या है? मुझे मेरे ऊपर भगवान ने मुझे बोला कि तुझे एक काम करना है कि तुझे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है ना? तो मैंने एक रास्ता अपनाया कि मैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एकदम स्ट्रेट चला गया, है ना? एकदम स्ट्रेट चला गया, तो उसको मैं डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ एक एक फॉर्म के लिए, है ना? 1 मिनट के लिए ये वाला पाथ। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी चला गया। एक मैंने क्या किया, मैं जम्मू कश्मीर से राजस्थान आया। राजस्थान पे मेरे थोड़े रिलेटिव्स रहते हैं, तो मैं वहाँ पे मिला उनसे। फिर मैं वहाँ से वापस महाराष्ट्र आ गया, फिर मैं महाराष्ट्र से कन्याकुमारी गया। तो मेरा पाथ कुछ मान लो ऐसा-ऐसा हो। ठीक है, यहाँ यहाँ तक आई बात समझ में? अल्टीमेटली मैं कहाँ पे पहुँचा? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना? फिर मैं कहाँ गया? इधर चला गया थोड़ा, वेस्ट में। वेस्ट साइड में कौन-सा होता है? आसाम वगैरह चला गया। आसाम वगैरह से मैं वापस इधर आया और मैं मान लो हैदराबाद चला गया। हैदराबाद से मैं वापस कन्याकुमारी तक पहुँचा, ठीक है? तो मैंने ये वाला पाथ चुना। मेरा अल्टीमेट गोल या फिर मेरा अल्टीमेट वर्क क्या मेरे पाथ पे डिपेंड किया? मेरे को तो अल्टीमेटली कन्याकुमारी पहुँचना था ना। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी ये मेरा काम था, ये मेरे को कंप्लीट करना था मेरी लाइफ में। तो मैंने कंप्लीट तो किया। पहले मैं स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट कवर किया। पहले दूसरे में मैं राजस्थान से होके महाराष्ट्र से होके कन्याकुमारी गया। तीसरे में मैं कन्याकुमारी से आसाम गया, फिर मैं हैदराबाद गया, फिर मैं लास्ट में कन्याकुमारी तक पहुंचा। यहाँ तक आई बात समझ में? तो मेरा वर्क या फिर मेरा काम जो मेरे को करना था, मेरा काम क्या था? मुझे करना था कि मुझे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी आना था। वो मेरे पाथ पे डिपेंड नहीं किया, तो वही है वर्क। वर्क क्या है? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क एक ऐसी चीज है जो आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करता। भले ही आप ऐसे जाओ, भले ही आप घूम के जाओ, भले आप यूएसए जाके कन्याकुमारी जाओ, है ना? लेकिन आपका वर्क डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन सा पाथ चूज किया, ठीक है? तो आपकी डायरेक्शन डिपेंड नहीं, आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है आपने कौन सी डायरेक्शन लिया, आपने राजस्थान वाली डायरेक्शन लिया, आपने वेस्ट या ईस्ट वाली डायरेक्शन ली, है ना? तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, फिर आपने कितना फोर्स अप्लाई, आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करी। डिस्प्लेसमेंट तो वही होगी ना, जम्मू कश्मीर से सीधी एक लाइन, है ना? तो आपने कितने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करी, आपका कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड था, आप कितना चले, है ना? तो मतलब कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? खाली उस मैग्नीट्यूड पे, है ना? तो वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास में एक मैग्नीट्यूड है और जिसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है ना, कोई सा भी पाथ चूज करो, है ना? डायरेक्शन नहीं है और मैग्नीट्यूड है, तो वो क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी, है ना? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मेरे पास में वर्क कैसी क्वांटिटी आई? स्केलर क्वांटिटी। ये सब समझाने के लिए, एक स्केलर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतनी सारी रामायण करनी पड़ी। लेकिन हमें समझ में आया कि ये असल में वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? तो ये एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये मल्टीप्लाई होके मिला के क्या बना रहे हैं? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वर्क होती है मेरे पास में एक स्केलर क्वांटिटी और फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे पास में एक फाइनल एक्सप्रेशन आया वर्क का। ठीक है, कितना टाइम हो गया भैया? 17 मिनट। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ठीक है, सो वर्क कैसी क्वांटिटी आई मेरे पास में? एक स्केलर क्वांटिटी। यहां तक आई बात समझ में? तो मैंने ये समझा, ठीक है? और मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो मेरे को कोई काम दिया, है ना? मान लो मेरे को कोई काम दिया कि मेरे को टीचर ने कोई काम दिया, समर वेकेशन का काम मान लो कि आपको कर्सिव राइटिंग में ऐसा कुछ काम करना है, या फिर जब आप 10th में या फिर 9th में होते हो तब आपको कैसा काम देते हैं? निबंध लिखना है या फिर ऐसे वगैरह लिखने हैं, समर वेकेशन के काम में फाइल वगैरह बनानी है। कोई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत डेकोरेट करके बनाते हैं, है ना? कोई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत डेकोरेट करके बनाते हैं, फोटो वोटो कलर प्रिंट निकलवाते हैं, ग्लिटर पेन से काम करते हैं, है ना? अलग अलग वो अलग अलग फाइल, अलग अलग महंगी वाली फाइलें लेके आते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो 5 रुपए वाली फाइल ले ली, कोई से भी पेपर ले लिए, ब्लू और ब्लैक पेन से ही कर दिया, है ना? लेकिन उन्होंने भी काम किया और इन्होंने भी काम किया, दोनों ने काम किया, लेकिन अल्टीमेट उनका गोल क्या था? काम करना, है ना? तो उनका काम उनके किस तरीके से कर रहे उन पे डिपेंड नहीं किया, है ना? उनका काम उन किस तरीके से कर रहे उन पे डिपेंड नहीं किया। अल्टीमेट गोल का क्या था? काम करना। नंबर मतलब टीचर ने चेक दोनों की, है ना? टीचर ने कॉपी दोनों की चेक की या फिर फाइल दोनों की चेक की, भले नंबर आगे कम दिए उस वाले को या फिर इस वाले को ज्यादा दिए, लेकिन
अल्टीमेट काम क्या था, कॉपी चेक करवाना, घर वालों से डांट नहीं खाना और अल्टीमेटली मेरा काम हो जाना, है ना। तो समर वेकेशन के बाद में मैंने काम किया, इन्होंने भी काम किया और इन्होंने भी काम किया। इनका थोड़ा डेकोरेटिव था, इन्होंने अलग थोड़ा मुश्किल पाथ चुना, इन्होंने थोड़ा इजी सा पाथ चुन लिया, है ना। लेकिन अल्टीमेटली काम हुआ ना, वर्क हुआ ना, ठीक है। वर्क तो सेम ही था, काम करना था ना, वर्क तो सेम ही था। तो इनके पाथ पे डिपेंड नहीं किया वर्क की क्वांटिटी या फिर वर्क का जो मैग्नीट्यूड था। वर्क का मैग्नीट्यूड क्या था, काम करना, है ना, काम करना, और कुछ मैग्नीट्यूड नहीं था वर्क का। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से किया लेकिन उनका वर्क सेम आया। वर्क क्या था, काम करना, है ना। सो वर्क इज डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ यू चूज, ऑन विच पाथ यू गो, ठीक है। वर्क किसी पे डिपेंड नहीं करता या फिर वर्क उस चीज पे नहीं डिपेंड करता है कि आप कौन से पाथ चूज कर रहे हो, है ना। सो ये होता है वर्क बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे आई बात समझ में कि वर्क क्या होता है। थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद में मैं आपको थोड़ी और या फिर लेक्चर रैप अप करते हैं ना। ये तो खाली इंट्रोडक्शन था, उसके बाद में हम और थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटीज पे जाएंगे, है ना। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली मैं आपको पहले तो यूनिट भी लिखवा देता हूँ कि इसकी यूनिट क्या हो सकती है। देखो वर्क की क्या यूनिट हो सकती है, ये तो है मेरे पास में न्यूटन, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है मीटर, है ना। तो वर्क की मेरे पास में यूनिट हो सकती है न्यूटन इनटू मीटर। लेकिन किसी साइंटिस्ट के नाम पे या फिर इन ऑर्डर टू ऑनर द साइंटिस्ट, इन्होंने एक यूनिट निकाली, दैट इज जूल। द एसआई यूनिट इज जूल। जैसे फोर्स की होती है ना न्यूटन, टू ऑनर न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल जे से, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। अगर मेरे को इसको डिफाइन करना हुआ वर्क को अगर डिफाइन करना हो, किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करना हो, तो हम क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटी या फिर जो भी इसके फॉर्मूला में मल्टीप्लाई में आ रहा है, जो भी मल्टीप्लाई में क्वांटिटीज आ रही है, उनकी वैल्यूज 1 कर दो। अगर ये 1 न्यूटन हो गया, ये 1 मीटर हो गया, तो वर्क डन की क्या वैल्यू आएगी, 1 जूल। ये मैंने डिफाइन कर दिया। बॉडी ऑफ मास 1 kg या फिर a force applied on a body, if a force applied on a body is 1 newton and causes a displacement of 1 meter, then the work done on that body is 1 joule, ठीक है। यहां से यहां तक उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ और यहां से यहां तक उसने डिस्प्लेसमेंट करी 1 मीटर ट्रैवल, तो उसके ऊपर वर्क कितना होगा, 1 जूल का वर्क होगा, ठीक है। सो ये होता है मेरे पास में वर्क। अब मैं आपको छोटे मोटे एग्जाम्पल बता देता हूँ, एक दो, जिससे हम वर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मेरे पास में ऐसा बन सकता है कि मान लो मेरे पास में वही जो सिंपल क्वेश्चन है कि मैंने एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया 5 न्यूटन्स का, और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ उस 5 न्यूटन की वजह से 10 मीटर का। तो आप कैलकुलेट करो कि उसके ऊपर कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास में एक सिंपल सा है, F इंटू एस, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्ट वर्क की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो वर्क डन कितना आया 50 जूल्स। अब यही मेरे पास में वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो अगर मेरे पास में 5 न्यूटन का फोर्स लगा, लेकिन इधर से एक बॉडी आ रही थी, इधर से एक बॉडी आ रही थी, उसकी कुछ वेलोसिटी थी, और मैंने उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो स्टॉप हो गई थोड़ी देर बाद में, तो वो 10 मीटर बाद में स्टॉप हुई। लेकिन मैंने जो फोर्स लगाया ना वो इस डायरेक्शन में था, और उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कौन सी थी, किस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में, है ना। तो फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो इसके नेगेटिव थी, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो वर्क डन इधर नेगेटिव होगा। तो अगर किसी बॉडी को स्टॉप कर रहे हो तो उसके ऊपर वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव होगा। भले क्वांटिटी सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन वर्क क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो एक एग्जांपल या फिर एक तरीके का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। और ऐसा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो एक बॉडी है जिसको डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कराया 10 मीटर्स का, और उसके ऊपर उसका मास है मान लो 10 kgs का, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी से 0 और उसकी फाइनल वेलोसिटी कर दी, मान लो 5 मीटर्स पर सेकेंड।
10 मीटर बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम लगा इसको मान लो 1 सेकंड का। ठीक है, तो कैलकुलेट द वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास में खाली एफ और एक एस है। तो ध्यान से देखो, एफ क्या होता है, एम इंटू ए इंटू एस। एस है, एम है और ए निकाल लेंगे। कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 5, u कितना है 0 अपॉन t कितना है 1। एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। w कितना होगा, m कितना है 10 kgs इंटू 5 इंटू 10, w कितना होगा 500 जूल्स। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। ये होता है बेसिकली वर्क डन का कॉन्सेप्ट। अब अलग अलग तरीके से आपको कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो ऐसा आ गया कि एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर उठाया, ठीक है, उसको डिस्प्लेसमेंट करवाया मान लो 10 मीटर्स का, और उसका मास था मान लो कितना 5 kgs। तो कैलकुलेट वर्क डन, इधर एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ऊपर उठाया, है ना, इसके ऊपर उठाया तो हमने कुछ वर्क किया होगा, और किसके अगेंस्ट किया, इस ग्रेविटी के अगेंस्ट। ये ग्रेविटी इसके ऊपर नीचे पुल कर रही होगी, तो ऊपर खींचा हमने। ठीक है, तो W कितना होगा, F इंटू एस, और ये F किसके इक्वल होगा, जो भी ये mg इसके नीचे फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये m कितना है 5 और g कितना है 10 और s कितना है 10 मीटर्स, और फोर्स नीचे लग रहा है, या फिर ऐसा मैं समझ लो कि मैंने फोर्स तो ऊपर ही लगाया, और वो इक्वल किसके है, mg के, है ना, इक्वल किसके है, mg के। और अगर यही होता कि मैं इसको ऊपर फेंकता और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स ट्रैवल करती, लेकिन बाद में आके स्टॉप हो जाती, मैं कुछ खींच नहीं रहा हूँ, मैंने खाली इसको फेंका, तो ग्रेविटी इसके ऊपर कितना वर्क डन करती, जो कि यही होता, लेकिन होता नेगेटिव, है ना, नेगेटिव होता, क्योंकि नीचे फोर्स लग रहा है। अभी तो हम ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जो कि इक्वल इसके है ना, जो कि इक्वल इसके है। तो F इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 मीटर्स कितना होगा 500 जूल्स। ठीक है, तो ये वर्क डन की ऐसे वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग चीजें निकाल सकता हूँ मैं, या फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा के मैं फॉर्मूला अलग अलग तरीके से लिख के अलग अलग चीजें निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो यही था हमारे पास में आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में वर्क डन के, जिसमें हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को निकाल के एक फॉर्मूला जनरेट किया वर्क डन का, है ना, और देखा कि वर्क डन एक डायरेक्शन पे डिपेंड क्यों नहीं करता है ना। सो यही था हमारे पास में आज के इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में मिलते हैं अलग कॉन्सेप्ट के साथ में, अलग अप्रोच के साथ में वर्क डन, एनर्जी और पावर की। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय।